हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हमारा पेंडेमिक का सीरीज चल रहा है जिसका लास्ट टॉपिक है जो इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक। जैसे इकोनॉमिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, पॉवर्टी, उसमें जो भूखे लोग हैं, हंगर लोग हैं, उसकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी अभी वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। उसी कारण फिर हेल्थ केयर पे क्या उसका असर पड़ा है, इन सभी चीज़ों पे हम आपसे बात करेंगे। जो रिसर्च होगा उसमें दो इंस्टीट्यूशन होंगे। एक है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च उसका होगा स्टडी, और एक वर्ल्ड बैंक। ये दो को मिला के हमने इसको वीडियो बनाया है। देखिए इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक में पेंडेमिक, देखिए इसमें हम दो सेक्शन में बांटते हैं इसको हम। एक है पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक होता है नेगेटिव इम्पैक्ट। मुझे लगता है सबसे पहले नेगेटिव इम्पैक्ट पे बात करना चाहिए। पेंडेमिक जो हुआ है, जिसके कारण जो गतिविधियां चली है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है। नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ा है, हमको ये ध्यान रखना है। पहले नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ा है। पहली बात तो हमको ये ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक पे नेगेटिव इम्पैक्ट। इसके बाद सोसाइटी एंड कल्चर है ना। इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट प्लस पॉवर्टी प्लस हेल्थ, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, अब हम बारी बारी से देखते हैं कि किसका क्या इम्पैक्ट है। देखिए अगर आप इकोनॉमिक में बात करेंगे तो आपको पता होगा कि जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो फर्स्ट क्वार्टर, इस साल का जो फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया, उसमें जीडीपी -23%, जीडीपी -23% पे गया था। आपको इसमें अब सोचिए कि किसी भी देश का ग्रोथ रेट कहता है कि जीडीपी इतना ग्रोथ पे है, जीडीपी ये है। जीडीपी जितनी बढ़ेगी अर्थात हमारे देश में प्रोडक्शन होगा, जब प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा है ना, लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी है ना, कैपेसिटी बिल्डअप होगा, पीपीपी जिसको बोलते हैं। अब वो सब चीजें तो हो गई नेचुरली। -23% जीडीपी, तो लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हुई। उसके बाद फिर हमारे देश में इंडस्ट्री वगैरह बैठ गए, सारे के सारे पूरे ठप पड़े हुए थे। आपने देखा। इसका इम्पैक्ट हम आपको बारी बारी से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला जो इसका इम्पैक्ट है, जीडीपी तो मैंने बताया 23%। उसके बाद हम देखते हैं जैसे सर्विस सेक्टर में क्या हुआ है। देखिए जितने रेस्टोरेंट वगैरह था ये सारे बंद हो गए। ये सब सर्विस सेक्टर के में आते हैं, आपको पता होगा। हम पॉजिटिव वाले सेगमेंट को बाद में चर्चा करेंगे, पहले नेगेटिव देखते हैं। रेस्टोरेंट हो गया है ना, जोमेटो वगैरह जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां हैं वो लॉकडाउन के समय में बंद हो गया। बंद होने के कारण क्या हुआ, एक झटके में लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। पता है इसका परिणाम ये हुआ कि अभी ये जो डेटा दिया गया है NCAER, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का है, प्लस वर्ल्ड बैंक। हम इन दोनों के डेटा पे काम करेंगे। अभी जो बात करेंगे वो इन दोनों के डेटा का बेस होगा हमारा। ठीक है, इसके बाद
सर्विस सेक्टर में सबसे रेस्टोरेंट बंद हो गया, जितने भी ऑनलाइन सेक्टर है, खासकर ऑनलाइन पेमेंट तो चला, बट जो सर्विस वाले सेक्टर थे वो तो नुकसान हुआ। अच्छा, इसके बाद फिर हम चलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर में। फूड एंड एग्रीकल्चर में सॉरी, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है इसका, याद रखिएगा। जीडीपी में इसका जो योगदान है वो रोजगार के क्षेत्र में, फूड एंड एग्रीकल्चर में है ना, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में आपको 16% के आसपास में इसका कंट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट में देखिएगा, डेयरी प्रोडक्ट में इसका जो है वो 29% है। फिर उसी प्रकार से आपको जो मस्टर्ड ऑयल वगैरह होता है, रिफाइन है इत्यादि, इस सब सेक्टर में आपको इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो है आपका करीबन 32%। फिर उसी प्रकार से जो अनाज है, ग्रेनरी है, उसमें अनाज जिसको बोलते हैं 10% जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है मैं वो बता रहा हूं। इसके ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है टोटली डिपेंड करता है किसमें, इंडस्ट्री कब चलेगी, जब आपके पास रॉ मटेरियल होगा। जब रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो इंडस्ट्री कहां से चलाएंगे आप, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का अभाव हो गया है ना, क्योंकि सप्लाई चेन बंद थी तो इसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब हम चलते हैं जैसे, अब देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर का ये तो अलग अलग सेक्टर मैंने बात किया है ना। अगर आप इसको पूरा होलिस्टिक अप्रोच में लेते हैं तो जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन ये करता है लगभग 30-35% ऑफ जीडीपी, राइट। इसके बाद फिर आप देखिएगा जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो रूरल एरिया है, क्योंकि भारत एक जानते ही है किसान यहाँ पे ज्यादा है ना, एग्रो प्रधान देश है, ये कृषि प्रधान देश है। इसमें ये 44% से सॉरी जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र जिसको बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 49% कंट्रीब्यूशन है इसका। और फिर आप देखिएगा अर्बन क्षेत्र में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 51% है। अब देखिए 51% कैसे है, जीडीपी की बात कर रहे हैं, सारा जीडीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है एग्रीकल्चर, है ना, और फूड। अर्बन क्षेत्र में, अब ये ग्रामीण क्षेत्र से जब अर्बन में आता है, इंडस्ट्री के माध्यम से प्रोसेसिंग होके तो सर्विस सेक्टर के रूप में कन्वर्ट होता है। तो सर्विस सेक्टर में, और ये सारे के सारे मिलाकर जो है अर्बन एरिया में 51% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर से आता है। अब हम चलते हैं एमएसएमई का, ठीक है, ये हमने बता दिया सर्विस सेक्टर में फूड एंड एग्रीकल्चर। अब हम चलते हैं इसमें अर्बन एरिया, अर्बन कहा गया, एमएसएमई का, राइट। अब हम चलते हैं एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। मैं इसका स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपको, इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगा वो एमएसएमई सेक्टर से ही मिलेगा। सरकार ने एमएसएमई में कितने ज्यादा पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं, यानी सहयोग दिया है, हेल्प किया है, और एमएसएमई का क्या रिलेवेंट है भारत जैसे देश में जो रूरल एरिया में डिपेंड करता है भारत की पूरी इकोनॉमी, है ना। तो मैं इस पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, इसमें सिर्फ हम 2-4-5 पॉइंट डील करते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ा है, सो ठीक है। देखिए भारत में तो ऐसा माना जाता है, माना क्या है ही डेटा है, 36.1 मिलियन यूनिट है। एमएसएमई जो है लघु और मध्यम उद्योग जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम, है ना, लघु मध्यम और छोटा और मध्यम जो उद्योग है वो 36.1 मिलियन यूनिट है भारत में टोटल।
ऐसा माना गया कि लगभग लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के समय में 95% बंद हो गए। अब बताइए कि 36 मिलियन में से 95% अगर बंद हो जाएगा तो लोग एक झटके में बेरोजगार हो जाएंगे। और हमारे देश में फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम है, इनफॉर्मल में ज्यादा है, जो टोटली डिपेंड करता है एमएसएमई जैसे सेक्टर पे। मैं इसमें वीडियो जो बनाऊंगा उसमें डिटेल दे दूंगा आपको। तो 95% एमएसएमई जो लॉकडाउन के समय बंद हो गए और उसके कारण एक झटके में लोग बेरोजगार हो गए। कितने लोगों को, मतलब ऐसा माना गया कि लॉकडाउन में 30% घरों में, है ना, कोई साधन नहीं थे इनकम के। घर की बात कर रहा हूं मैं, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं। भारत में 25 लाख क्या है, फैमिली है ना। तो 25 लाख फैमिली में उसमें जो है आपको अगर 90% उसका 30% अगर एक झटके में जिसका इनकम का सोर्स बंद हो जाए तो आप समझिए कि उसका क्या हाल होगा, राइट। इसके बाद आप देखिएगा, ये जो रोजगार देता है, रोजगार एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो देता है वो 120 मिलियन लोगों को रोजगार देता है एमएसएमई सेक्टर। उसके बाद आपको हम बताते हैं इसका जो निर्यात में एक्सपोर्ट में जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो आपको 45% है। याद रखिएगा कितना, 45% अप्रॉक्स, है ना। इसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैं कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसका जो कंट्रीब्यूशन जो है वो 6.11% है। ये क्यों है, ये आपको थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा होगा, जहां 95% में बताया हूं यहाँ 6% कैसे है। ये इसलिए है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, वो क्या है, देखिए इंडस्ट्री के कई चरण होते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, है ना। हमारी जो इंडस्ट्री है ना, फर्स्ट स्टेप में ग्रो ही नहीं, सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। हमने क्या किया है कि माल बाहर से लाते हैं और उसको यहाँ पे, जैसे आपको मैं बता दूं, दवा, मेडिसिन जो है भारत में, जो उसका रॉ मटेरियल है मेडिसिन का, वो हम चाइना से मंगाते हैं, पूरी तरह चाइना पे डिपेंडेंसी है। अब प्रॉब्लम क्रिएट ये हो गया कि भाई अगर बंद हो गया वहां की, और अगर वो मना कर दिया, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमारे बॉर्डर पे क्या हाल है, अगर युद्ध छिड़ता है, अगर सपोज दैट, तो इनके, हालांकि ऐसा होगा नहीं, बट हमें ये बातें समझ के चलनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में अगर वो बंद कर देता है तो हमारी जितनी भी मेडिकल फार्मा इंडस्ट्री है, सब की सब ऐसी की तैसी हो जाएगी उसकी, है ना। डिपेंडेंसी आप किसी के ऊपर मत रखिए, इंडस्ट्री का डिपेंडेंसी आपने इसमें ध्यान ही दे दिया। बेस जो है उसका रॉ मटेरियल तैयार करने की इंडस्ट्री है ही नहीं, सरकार ने काफी पैसा दे के हालांकि जो उसकी रॉ मटेरियल है ना, उस पे काम कर रही है, लेकिन वो अभी समय लगेगा, 10 साल डेवलप होने में लगेगा, काम होगा ढंग से तब। खैर, इसके बाद लगातार यह 10% का ग्रोथ रेट रहा है। ये बहुत बड़ी बात है इसकी, है ना। इसके बाद सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र जिसको बोलते हैं, सेवा क्षेत्र में इसका जो कंट्रीब्यूशन है 25% है। अगर एमएसएमई एक झटके में 95% एमएसएमई बंद हो गया, आप सोचिए कितने लोगों को प्रभावित किया है ना। हम आपको सिर्फ डेटा दे रहे हैं। इसके बाद हम अदर वाले से, अदर और भी है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, हम तो बता रहे हैं 95% नहीं है। और जितनी हमारी इंडस्ट्री है ना, बड़ी बड़ी, वो सारे के सारे एमएसएमई पे डिपेंड है। क्योंकि एमएसएमई जो माल तैयार करके देगा बड़ी इंडस्ट्री को, तो वो बड़ी इंडस्ट्री फिर उसको बनाती है। तो एमएसएमई ही आपका 95% बंद हो गया तो फिर इंडस्ट्री आप किस हिसाब से चलाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। तो ये है। खैर, अब अदर वाले सेगमेंट में हम चलते हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे।
ये सब तो आप अक्सर न्यूज में पढ़ते ही हैं, है ना। अदर्स, अदर्स में क्या है ये देखिए, अदर में क्या है कि ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के क्षेत्र में क्या हुआ है देखिए, ई कॉमर्स के क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला पर में गति तो हुई है ना। जो गुड्स लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें तो गति हुई है, फास्ट हुआ है, बट उपभोक्ताओं पर जो अपेक्षा के साथ वृद्धि में गिरावट देखा गया है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है ना। लोग पेंडेमिक के कारण भविष्य को देखते हुए खर्च करने की प्रवृत्ति कम कर दिया, तो भैया ग्रोथ तो होगा ऑनलाइन कॉमर्स में, व्यवसाय जो है हमारा ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन होगा, बट खर्च करने की लोगों की कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। जब खर्च करने की कैपेसिटी कम हो गई तो क्या ग्रोथ तो कम होगा ना, वही बात है ना। इसके बाद उपभोक्ता मूल्य में संवेदनशील, उपभोक्ता जो मूल्य है ना, उसमें संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है। मैंने कहा कि लोग खर्च करना क्या कर दिए, कम कर दिए, है ना। और चूंकि फ्यूचर में वो देख रहे हैं कैसी स्थिति होगी, कितने दिन तक बंदी रहेगा, क्या सिचुएशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, मार्केट में इकोनॉमी जो परचेजिंग नहीं बढ़ रहा है। आरबीआई का आप स्टेटमेंट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसका स्टेटमेंट आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जीवन शैली में किस श्रेणी में बदलाव हो गया। अब आदमी कह रहा है कि मैं 5,000 का कपड़ा पहनता था, चलो भाई 1,000 रुपए से काम चलाओ, 4,000 रुपया परचेजिंग पावर उसका कमा। जो व्यक्ति चाह रहा था कि मैं कार लूंगा, वो व्यक्ति कहेगा अरे कार छोड़ो, 1 साल के बाद देखा जाएगा परिस्थिति कैसी होती है, पैसा अभी नहीं है, हम बाइक से काम चलाते हैं। तो उसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, घट गई, खर्च कम कर रहा है। तो जब खर्च कम कर गया, इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगा। भारत में भारत का जो ग्रोथ रेट है, भारत का जो जीडीपी है, मार्केट को रिकवर करने में बहुत समय लगेगा, इतना आसान नहीं है चीजें, है ना। इसके बाद क्या है, भारत जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, है ना, के ऋण कार्यक्रम में जो लोन है इत्यादि जो संस्थाएं हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, जैसे आईएमएफ हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, है ना, इसका जो लोन प्रोग्राम है उसका वो फुल्ली पार्टनरशिप हो सकता है। अभी तक क्या है ना कि चीजें क्या कर रहा है कि भाई हमें ऐसा जरूरत पड़ रहा है, आईएमएफ से हम पैसा तो नहीं ले रहे हैं, आईएमएफ का टर्म ऑफ कंडीशन भी बहुत हार्ड है, लेकिन वर्ल्ड बैंक से काफी सॉफ्ट है आईएमएफ की अपेक्षा, तो हम ले रहे हैं। तो अब हमें और बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना इसलिए पड़ेगा लोन का, उसके प्रति लोन हमको और ज्यादा लेने की जरूरत क्यों पड़ेगी, मैं आपको बताता हूं। पैसा आपके पास नहीं है, इकोनॉमी को बढ़ाना है, पैसा आप छाप नहीं सकते हैं। पैसा जब छापेंगे, मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या पैसा छाप के, रुपया छाप के गरीबी दूर की जा सकती है। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा कि ये कितना रेलेवेंट है, कितना इसकी सच्चाई है। लेकिन पैसा छाप के जो है गरीबी को दूर नहीं कर सकते हैं आप, वो महंगाई का कारण बनेगा और शैडो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आपका ग्रोथ रेट भी रुक जाएगा, अब महंगाई चरम पे रहेगी, लोग त्राहिमाम होंगे, है ना। तो ये नहीं हो सकता है। अब चलिए, अब मेनली तो हम लोग इसकी चर्चा कर लिए इकोनॉमी सेगमेंट में। अब सोशल एंड कल्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए इस पे लोग ध्यान नहीं देता है। सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान देने की बात यह है कि लॉकडाउन में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में दीजिएगा तो 30% घरों में, 30% घरों में आय का साधन नहीं। ये रिपोर्ट एनसीएईआर का है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक एंड रिसर्च, है ना। इसने जो रिसर्च किया लॉकडाउन के समय में, वो देखा गया कि 30% घरों में आय का साधन नहीं था। अब बताइए 30% घर में आय का साधन नहीं है, तो इतने लोग, एक घर में अगर 5 आदमी ही काउंट करेंगे तो भारत में जो है उस हिसाब से आप लगे करोड़ों आदमी के पास आमदनी का स्रोत बंद हो गया अचानक, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर में। दूसरा बात, उसमें भी ग्रामीण परिवार में, शहरी परिवार जो था, जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनका जो आय का साधन है वो 43% कम हुआ। और वहीं ग्रामीण जो शहर में, शहरी क्षेत्र में 43%,
है ना। और जो ग्रामीण क्षेत्र है 24% की कमी हुआ इनकम में, याद कीजिए। अब 43% लोग गांव शहर में ऐसे हैं जिसको इनकम का स्रोत बंद हो गया, और गांव में 24%। आप इस बात को देखिए, शहरीकरण का जो धूम लगा हुआ है आज की डेट में, आप इस चीज को थोड़ा सा गौर कीजिए। शहर में टोटली आदमी डिपेंडेंट है इकोनॉमी पे। इकोनॉमी जैसे ही ठप होगा तो उसकी स्थिति हो जाएगी खराब। शहर में कितने लोगों के पास, क्योंकि झोपड़ी वाले के पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो कहां से पैसा लाएगा। गांव वाले तो भाई ये है कि भाई चलो गांव वाले के पास तो अपना थोड़ा सा खेती है, उससे अनाज उपज जाते हैं, तो खाने पीने की तो दिक्कत नहीं होगी ओवरऑल। इसमें भी जो गरीब लोग हैं जिसके पास खेत नहीं है, भारत ऐसे देश में बहुत सारे कंडीशन ऐसे मिलेंगे हर एक राज्य में, तो उनके साथ ज्यादा समस्या बनता है। देखिए, और जो मेन प्रॉब्लम है उन परिवारों पे अधिक प्रभाव पड़ा है ना, जिन परिवारों की स्थिति ऑलरेडी पहले से खराब थी। जैसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ा है, मजदूर वर्ग पे, मजदूर पे प्रभाव पड़ा है। उसके बाद असंगठित क्षेत्र में जो कार्य करने वाले हैं, वर्कर, इस पे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। तो ये सब चीजें हैं इसमें जो कल्चर में। देखिए, एक चीज समझ में थोड़ी सी बहुत ही चिंताजनक विषय है भारत के परिप्रेक्ष्य में। भारत का जो कल्चर है, संस्कृति कल्चर है, जो संस्कृति है भारत का, उसमें सबको समन्वय की संस्कृति है ना। समन्वय की संस्कृति, एक साथ रहना, मिलना चालना, है ना, आदान प्रदान विचारों का होना। अचानक अगर आपको काट दिया जाए, है ना, एक कहावत है, जब आप पढ़ेंगे एथिक्स वाला पेपर, उसमें ये बात कहा जाता है कि मनुष्य जन्म से स्वभाव से अच्छा होता है। मनुष्य जन्म से स्वभाव से अच्छा होता है, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में आके वो बदल जाता है। तो जब उसको सामाजिक परिवेश से काट दिए, राजनीतिक कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, है ना, तो परिणाम क्या होगा, वो बच्चा, वो आदमी फ्रस्ट्रेट होगा। फ्रस्ट्रेट होगा तो क्या देखने को मिला, घरेलू हिंसा, हिंसा बढ़ी है सामाजिक प्रभाव में, है ना, घरेलू हिंसा बढ़ी है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, विकार बढ़ा है। मनोवैज्ञानिक विकार जो है, आदमी मानसिक रूप से उतना स्ट्रांग नहीं रहा, चूंकि एक तो सोसाइटी, एक इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट जब आपके दिमाग पे पड़ता है तो आपको होपलेस कभी कभी बना देता है। ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बच्चों में उदासी आई। देखिए, बच्चे हमेशा अपने भविष्य के प्रति बहुत ही एक्टिव रहते हैं। आप देखिएगा, किसी बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बच्चे के अंदर किसी चीज को जानने की इच्छा होती है, उसके अंदर ईगो नहीं होता है। जब आदमी बड़ा होता है, उसको पढ़ता है, तो उसको ऐसा लगता है कि भाई हम ये पढ़ लिए, मैं बीए कर लिया हूं या फिर मैं पीएचडी कर लिया हूं, तो मैं ज्यादा काबिल हूं, या इस टाइप से ईगो आ जाता है। लेकिन किसी बच्चों को आप गौर से ऑब्जर्व करिएगा, उस बच्चे के अंदर ये ईगो नहीं होता, उसे जानने की जिज्ञासा होती है ना, जानने की जिज्ञासा होती है, हर चीज को पाने की जिज्ञासा होती है। जब उसके अंदर, बच्चों के अंदर उदासी, आपको पता है बच्चों के अंदर जब उदासी होगा तो उसका फ्यूचर कैसा हो सकता है, सोचिए। उसके मन में डर होगा, रिस्क लेने में वो हिचकेगा। और याद करिए, जीवन में कभी भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपके मन में ही, आपके बचपन में ही आपके मन में मनोवैज्ञानिक प्रेशर डाल दिया जाए कि रिस्क नहीं लेना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप फ्यूचर में आप क्या करेंगे, आप जस के तस रह जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। विदाउट रिस्क, है ना, नो रिस्क नो गेन, कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। तो बच्चों के अंदर जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ा है, वो उसके भविष्य के लिए बहुत ही
खतरा हो सकता है अगर पेरेंट और सरकार इस पे फोकस नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा 1 महीना के बाद सरकार धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया। ज्यादा दिन तक बंद नहीं रख सकते हम, इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अनुमान है 24, अनुमान क्या है कि 264 मिलियन अनएम्प्लॉय हुए पूरी दुनिया में। 264 मिलियन पीपल जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए। अब बताइए, गरीबी जीवन, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा आप, और ये सब तो चीजें हो गया, और लाइफ, आदमी के लाइफ स्टाइल में और क्या चेंज हुआ है हम उसमें बताते हैं। देखिए लाइफ स्टाइल में क्या चेंज हुआ, मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है लोग ध्यान नहीं देते हैं। लोग आर्थिक रूप से पैसा होगा सब कुछ होगा, नहीं, हर चीज पैसा नहीं है, बट हर चीज पैसा भी है ना। मतलब ये हुआ कि पैसा से आप व्यवहार नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन व्यवहार से आप पैसा जरूर कमा सकते हैं। आपके पास व्यवहार रहेगा, है ना, संस्कार रहेगा, बात करने का कैपेसिटी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो आपको अपॉर्चुनिटी कोई दे सकता है ना, अपॉर्चुनिटी देगा तो आप उससे पैसा को जनरेट कर सकते हैं। बट आप ये सोचेंगे कि हाँ पैसा के बदौलत हम व्यवहार को खरीद ले, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब आप ये देखिए कि जीवन जीने के तरीके अनुकूल, मतलब आदमी के अंदर जो है ना जीवन जीने के विकास हुआ। ये पेंडेमिक ने मानव जीवन को, है ना, जीवन जिंदगी के, जैसे अभी तक तो हम लोग पूरे ओपन थे, न मास्क लगाना, न किसी से डिस्टेंस बना के रखना, गले मिलना, है ना, ये सब चीजें तो आम बात था। शादी फंक्शन में किस प्रकार की व्यवस्था होती है वो तो जानते ही आप। लेकिन ये पेंडेमिक ने जीवन जीने के विविध तरीके का, है ना, विकास किया सामाजिक जीवन में। कैसे कि भाई मास्क लगाना है, डर मन में आ गया कि भाई अब हमको हाथ नहीं मिलाना है, ट्रेडिशनल नमस्ते। इससे क्या हुआ, संस्कृति का मॉडर्नाइजेशन हुआ। ये जो कल्चर हम भूल रहे थे, इस कल्चर का क्या हुआ, विकास हो रहा है ना, बदले हुए परिप्रेक्ष्य में। समय हमेशा, देखिए कल्चर का मतलब वो होता है कि मानव जीवन में, है ना, जो मौलिकता होती है, एक बेस होता है ना, उस बेस को नहीं भूलना चाहिए। अगर आप अपनी कल्चर को भूल जाएंगे, बेस को ही भूल जाएंगे, तो आप कभी विकास नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा आप, अंग्रेजों ने, या फिर इतने दिनों से जो हम गुलामी, कुछ लोग हैरार साहब की बात करते हैं, है ना, तो मैं उसमें नहीं जाता हूं, बट 200 साल जो हमने अंग्रेजी का गुलामी सहा है, उसका सबसे बड़ा क्या कारण है, मनोवैज्ञानिक, है ना। आपको अपने कल्चर से दूर, मैं हिस्ट्री का पूरा पार्ट बनाऊंगा सीरीज, एंसेंट से लेके मॉडर्न तक, मैं उसमें बताऊंगा कैसे अंग्रेजों ने अपनी कल्चर को हम पे थोपा और अपनी ट्रेड को आगे बढ़ाया। आज कहते हैं ना कि मल्टी कार्लो पहनावा, ये उसका ट्रेडिशन है। उस ट्रेडिशन को उसने इकोनॉमिक में कन्वर्ट किया, और इकोनॉमिक में कन्वर्ट करके आपके एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हमारे दिमाग को चेंज कर दिया, हमारे माइंड को चेंज कर दिया, और मुझे अपनी कल्चर गंदी लगने लगी और वेस्टर्न कल्चर को बेस्ट मानने लगे। ये सारा का सारा एजुकेशन का कमाल है और कल्चर का कमाल है। लेकिन आज दुनिया क्या हुआ, जो हमने हमारा जो ये वेस्टर्नाइजेशन को हम फॉलो कर रहे थे, तो नमस्ते आ गए लाइन पे, राइट। इसके बाद फिर हम आपको बात करते हैं, लोगों के विचारों और भावनाओं में भी अंतर आया, जैसा कि हमने बताया अभी आपको चर्चा। देखिए इससे ये पता चला कि कम सामाजिक सहभागिता से कितना तनावग्रस्त समाज हो सकता है। मतलब सामाजिक सहभागिता की कमी ने तनाव उत्पन्न किया। जब हम समाज से मिले नहीं, है ना, तो परिवार में क्या हुआ, हमारा आदमी एक ही परिवार में, एक ही इन्वायरमेंट में रहेगा, तो उसके अंदर डिप्रेशन तो आएगा, और जब डिप्रेशन आएगा तो क्या होगा, डोमेस्टिक वायलेशन बढ़ेगा, है ना, चिड़चिड़ापन बढ़ेगी, समस्याएं पैदा क्रिएट होगा।
इसके बाद आप देखिए अवसरों का अभाव हुआ, अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई लोगों का, है ना। तो ये सब समस्याएं पैदा हुई। इसके बाद विशेषकर ग्रामीण भारत में, शहरी भारत की मैं बात इसीलिए कर रहा हूं कि शहर में लोग पढ़े लिखे ज्यादा है, टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी जब चेंज होता है तो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ग्रामीण समाज में उसको एडजस्ट करने में समय लगता है, तो अपॉर्चुनिटी जो है, अवसर का अभाव ग्रामीण समाज में, इसका प्रभाव ज्यादा देखा गया। क्लियर। इसके बाद देखिए इससे एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा हुआ है ना, वो प्रॉब्लम भी है और अच्छाई के रूप में भी है, दोनों है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए ऑनलाइन सारी व्यवस्था हो गई, ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन के कारण हमने क्या किया है ना, कि डेटा का प्रॉब्लम हो गया, डेटा सिक्योरिटी का इशू है। आप जितने सामान खरीदते हैं सारा डेटा कंपनी के पास है, और अभी तक तो उतना डेटा नहीं था, तो डेटा का प्रॉब्लम हो गया। और आपको पता है कि जो इंडस्ट्री 4.0 की बात सरकार कर रही है या फिर दुनिया में चल रहा है, वो सारा कमाल डेटा का है। एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है, आपके पास अरबों खरबों डेटा पड़ा हुआ है कंप्यूटर में, तो आप उसको कैलकुलेट, उसका अलग जो है नहीं कर सकते हैं ना। उसके लिए क्या होगा, कई सारे डेटा है उसमें, इलेक्ट्रॉनिक का डेटा है, हेल्थ का डेटा है, सरकार का आईटी का डेटा है, सब कुछ अलग अलग डेटा है। तो उसमें क्या होगा कि एआई जो होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या करता है, सबको अलग अलग कर देता है ना, ऑटोमेटिक। तो अब क्या हुआ कि सारी डेटा जो है ऑनलाइन हो गया, तो अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि सिक्योरिटी क्या है, तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम देखने को मिला भारत में, है ना। तो वो एक इशू हो गया। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और हेल्थ में असर क्या हुआ है। देखिए वर्ल्ड बैंक कहती है कि 1998 1998 के बाद, है ना, सर्वाधिक बेरोजगारी 2019। आपको पता है जो 8.23% से बढ़कर करीबन 9.2% हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक गरीब जो देश पहले थे, है ना, सबसे ज्यादा प्रभाव कहां डाला है, कम विकसित देश या विकासशील देश। यहां सबसे ज्यादा प्रभाव, ये दिवाली का पटाखा देख ही रहे हैं, चल रहा है, आप मना तो नहीं कर सकते हैं चीजों को। गिनी सूचकांक जो है, गिनी इंडेक्स जो है, सूचकांक ये कहती है कि 1% वृद्धि होगा। अगर गिनी सूचकांक में 1% का अगर इंक्रीज होता है तो लगभग 19 मिलियन लोग, 19 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। मतलब गिनी सूचकांक में अगर 1% की वृद्धि होती है तो 19 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाते हैं, है ना। दूसरी बात है कि जीडीपी में 2% की गिरावट, 2% अगर डिक्रीज होता है ना, तो आपको पता है चरम गरीबी की परिस्थिति आ जाती है। जो गरीबी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और लगभग
124 मिलियन गरीबी के कई मानदंड है। एक है कि गरीबी है, उसमें भी क्लासिफाई किया गया है। एक है जिसके पास खाने पीने का रहने का व्यवस्था है, लेकिन जीवन जीने की एक मानक पद्धति होनी चाहिए, वो नहीं है। बट एक ऐसा है जिसके पास खाने पीने रहने की भी सुविधा नहीं है, उसको चरम गरीबी कहते हैं, है ना। तो चरम गरीबी जो है वो 140 मिलियन होता है। अगर 2% जीडीपी आपका गिरता है तो गरीबी की जो चरम सीमा है वो 124 मिलियन होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है। मैं जो भी बात कर रहा हूं इन दोनों के रिसर्च के आधार पर बात कर रहा हूं, है ना। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च और वर्ल्ड बैंक का जो डेटा आया है मैं उसी को आधार बना के बात कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। और इसमें भी आप चिंता की बात है कि भारत में ऐसा देखा गया है, ऐसा रिसर्च में आया कि भारत में एक झटके में 11 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। 11 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। अब हमको बताइए, जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो लोगों के पास पॉवर्टी तो बढ़ेगा ना। जब आपके पास पैसा नहीं है, खाने के पैसा नहीं है, तो भैया हेल्थ क्या है? हेल्थ तो बहुत दूर की बात है ना। वो बात वही हो गया कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, है ना। तो ये चीजें हो गया भाई, आपके पास सोर्स ही नहीं है इनकम का। 30% परिवार के पास एक झटके में इनकम का सोर्स खत्म हो गया लॉकडाउन में, तो वो क्या करेगी? पॉवर्टी तो होगा ही, गरीबी है ही उसके पास। उसके बाद जब हेल्थ की बात है, देखिए हेल्थ में सरकार जो कर रही है वो तो है ही, है ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो आएगा, जैसे अगर सरकार ने क्या कहा कि, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूं। जैसे अभी वायरस से लड़ने के लिए सरकार ने क्या किया कि पूरी शक्ति जो है वो वायरस से लड़ने के लिए लगा दिया, वैक्सीनेशन पे, है ना। तो वैक्सीन पे शक्ति लगा दिया तो क्या होगा, और सेक्टर में जो काम हो रहा था वहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगा। गवर्नमेंट के पास पैसा भी नहीं है, तो पैसा कम है, भारत जैसे देश की मैं बात कर रहा हूं विशेषकर, पैसा कम है और अभी अचानक ऐसी महामारी आ गई, तो महामारी से निपटने में सरकार पूरा एफर्ट लगा दिया, है ना। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया वहां पे अदर सेक्टर के बजट में। इसके बाद आता है जो डिप्रेशन है, जो मेंटल हेल्थ की बात करते हैं हम। मेंटल हेल्थ में सबसे बड़ी समस्या है। मेंटल हेल्थ में क्या होगा, लोगों के पास डिप्रेशन हो गया, अवसाद जिसको बोलते हैं, अवसाद बढ़ा, जैसा कि मैं अभी बताया हूं। इसके बाद क्या हुआ, अकेलापन, लॉनलीनेस जिसको बोलते हैं, अकेलापन बढ़ा। अकेलापन आपको अगर जेल में कैदी को अगर पूरा पैक कर दिया जाए, किसी से मिलने नहीं दिया जाए, तो वो मेरा गारंटी है, ऐसा रिसर्च भी आया है कि 6 महीना में पागल हो जाएगा। इसलिए कैदियों को भी मानव अधिकार की बात करता है ह्यूमन राइट कमीशन, राइट। उसका कारण ही वही है, उसको आप समाज से नहीं काट सकते हैं, है ना। आप देखे होइएगा जेल जहां बना हुआ है वहां पे खेलने के लिए बहुत सारे व्यवस्था किए हैं, वहां पे लघु कुटीर उद्योग चलाई जा रही है ताकि लोग जो है एक सामान्य जीवन की तरह जीने का प्रयास करें, है जेल में, बट उसको इतना डिप्रेशन ना हो, है ना, वो समाज से न कटे। इसके बाद क्या हुआ, किसी को खोने की चिंता, ये भी मेंटल हेल्थ में आता है ना। उसी प्रकार से चिड़चिड़ापन बढ़ गया, चिड़चिड़ापन बढ़ गया, उसका कई सारी समस्या है। देखिए बहुत सारी बातें होती है, अगर आप चिड़चिड़ापन में रहेंगे तो आप किसी भी काम को सही नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग बढ़ जाएगा, आपका कोई काम सक्सेस नहीं होगा, है ना। तो ये सभी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अन्य बीमारी को लेकर चुनौती मैंने कहा था, इसीलिए कि जो अवसर जैसे अन्य क्षेत्र में, है ना, जो डिजीज वगैरह है या फिर स्वास्थ्य के अन्य क्षेत्र में, ये तो हो गया आपका इसमें। तो अगला पॉइंट हो गया, ये तो एक हो गया मेंटल में। इसके बाद देखिए
बजट का अभाव होगा अन्य क्षेत्र में, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया। अब देखिए, अब हम ये सारा तो नेगेटिव एस्पेक्ट था, अब हम पॉजिटिव बात करते हैं कि पॉजिटिव क्या है। मैं मिटा देता हूं इसको, है ना, ये सारा नेगेटिव है। मैं अब पॉजिटिव बात करता हूं कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ा है। देखिए, जो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ा है, हम उसकी बात थोड़ा सा करते हैं, बहुत ही जरूरी है इसको जानना। पॉजिटिव इंपैक्ट सोशल एंड कल्चर में, कल्चर, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक में क्या पड़ा है, इकोनॉमिक में इंपैक्ट क्या पड़ा है पॉजिटिव। उसके बाद हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ में क्या पड़ा है। अब देखिए, ये 3 पॉइंट है मेनली हम प्रयास किए हैं। लोगों के अंदर बीमारी के प्रति जागरूकता, या फिर अभी तक हम हर चीज को लेके एकदम लैकलस्टर एटीट्यूड, ढीला ढाला रवैया अपनाते थे, लेकिन जब क्या होता है ना, जब आप किसी चीज को फेस करते हैं तो आपकी मनोवृत्ति जगती है ना, उसके प्रति अवेयरनेस आपका बढ़ जाता है। तो बीमारी या फिर हेल्थ के प्रति जागरूकता लोगों में बढ़ गई, है ना। स्वच्छता, आपको पता है हर बीमारी की जड़ स्वच्छता है। सरकार ने स्वच्छ भारत तो किया ही, पूरी भारत को जो है वो टॉयलेट से पाट दिया गया कि भाई ओडीएफ हो गया। लेकिन समस्या क्या हुई, आज भी प्रैक्टिकली अब देखा जाए तो अभी भी अब सरकार डोर टू डोर थोड़ी कहने जाएगी भाई टॉयलेट का इस्तेमाल कीजिए, है ना। और भी तो काम है गवर्नमेंट का। समाज के जो लोग हैं उनकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए इस चीज में अवेयरनेस फैलाने का। मीडिया का तो भैया मत पूछो बात, मीडिया सिर्फ सवाल उठा रही है, जो कि लोकतंत्र की चौथी स्तंभ मानी जाती है। मीडिया सिर्फ ये कहता है कि यहाँ पे गंदगी है, सरकार ने कर दिया ओडीएफ, लेकिन यहाँ पे गंदगी दिख रही है। मीडिया का यह भी काम है कि वो उसको उजागर करे जहां गंदगी है, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष यह भी है कि मीडिया यह भी काम करे कि समाज, वहां के समाज में जागरूकता फैलाए अपने टीवी चैनल को लेकर। लेकिन वो तो कर ही नहीं रही मीडिया। सिर्फ सवाल उठाना ठीक है, अच्छी बात है, सवाल उठा के सरकार को अवेयर कीजिए, बट आपका जिम्मेदारी है कि लोगों को भी अवेयर करना, टीवी के माध्यम से तो है ही, प्लस जमीन पे भी। इसके बाद क्या हुआ है, मनरेगा। देखिए, ये बहुत, जब यूपीए सरकार ने मनरेगा का, दरअसल नरेगा था पहले, जो 2005 में आई थी, 2009 में जो है इसका नाम बदल के मनरेगा, महात्मा गांधी, है ना, ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया, है ना। इस पहले था ये नेशनल ग्रामीण रोजगार योजना, है ना, इसको 2009 में महात्मा गांधी के नाम से कर दिया गया। तो जब कांग्रेस ने इसको लाया तो बहुत सारे आलोचना की थी उस समय की, अपोजिशन खासकर बीजेपी वगैरह ने किया था हालांकि, लेकिन वो योजना का नहीं बल्कि इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके किया था। 2009-10 में जो रिपोर्ट आई खुद यूपीए गवर्नमेंट की, उसने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत सरकार की अगर सबसे करप्ट योजना कोई है तो वो है मनरेगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप वेबसाइट पे, सरकार की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, 2010 का आया था, है ना। तो उस समय में ये बात है, लेकिन आज के डेट में आप देखिएगा ये बहुत बड़ा रीढ़ का हड्डी बना है। इसके जो पर डे की दिहाड़ी है उसमें सरकार ने बढ़ोतरी भी किया है, राज्य की अपनी जिम्मेदारी भी है, राज्य को अलग अलग राज्य के अलग अलग मनरेगा के रेट हैं, है ना। और इसके टाइम भी बढ़ाने की बात हुई, और उसके बाद फिर लोगों को रोजगार मिला। कई सारे नदी नालों का पुनरुद्धार हुआ। देखिएगा, जो नदी नाले एकदम पुराने हो चुके थे उसको जो है सफाई की गई, है ना। कई सारे वृक्ष लगाए गए, पेड़ लगाए गए, तो ये फायदा हुआ है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। लॉकडाउन के समय में विशेषकर जो अभी पेंडेमिक है, जो सब चीजें नहीं क्लियरली ओपन है, वैसे कंडीशन में
मनरेगा ने, है ना, मनरेगा ने लोगों को जिंदगी जीने का अवसर जरूर प्रदान किया है, बेशक कम लोगों को किया है, लेकिन किया तो है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज हो सकता है सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम है, बट इसका मतलब वो चीजें खराब नहीं है ना। इसके बाद शहरी क्षेत्र में अब फिर ये कह रहा है कि भैया इसका शहरी क्षेत्र में भी विस्तार करो, क्योंकि आपको मैंने अभी चर्चा किया था इसे पिछले वाले टॉपिक पे कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित है शहरी क्षेत्र के लोग हैं, गांव के क्षेत्र के पास तो 24% ही प्रभाव दिखा है, लेकिन शहर में ये 50% के आसपास में इसका इम्पैक्ट दिखा है। तो ये हो गया। दूसरा देखिए, अब हम बात करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक हो गया। अब हम बात करते हैं क्या इकोनॉमिक के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर हम आप देखेंगे, देखिए हमारे देश में बड़ी दुर्भाग्य की बात है ना, स्वैब जो होता है स्वैब जो होता है, स्वैब जो टेस्ट करते हैं ना कोविड का नाक में और गले में लगा के, है ना, उसको स्वैब बोलते हैं। तो वो जो है हमारे देश में नहीं बन रहा था, पीपी किट नहीं बन रहे थे, है ना। इसके बाद आपको देखेंगे हैंड सैनिटाइजर, मास्क तो भी नहीं बन रहा था, मतलब बहुत कम बन रहा था। कहने का मतलब है वो सब हम आत्मनिर्भर, हमने पीपी किट जो हम चाइना से 1100-1200 में मंगाते थे, हमने 500 रुपये में तैयार किया है, 600 रुपये में तैयार किया है। तो हमारे पास पोटेंशियल है, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए, है ना। हमें भी उसको अवसर को चुनौती को अवसर के रूप में लेना पड़ेगा, तब हम डेवलप करेंगे। हम रोजगार की बात करते हैं, बट जब आपका इंडस्ट्री ही ग्रोथ नहीं करेगा तो फिर आप रोजगार कहां से लाएंगे, है ना। तो वो बात है। तो उसमें ये सब चीजों में आत्मनिर्भर हुए हैं, है ना। किसमें? मास्क में, पीपी किट में, ठीक है। इसके बाद सैनिटाइजर में बहुत सारे लोग कहें कि हिंदी में लिखा कीजिए, हम लोग गांव के लोग हैं, ज्यादा इंग्लिश में दिक्कत होता है, तो मैं इंग्लिश, ये सब तो इंग्लिश में बोलना उतना ही है, लिखा भी उतना है, देवनागरी में जाता है, इसलिए मैंने इसको हिंदी में लिखा है, ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, है ना। आप लोग समझदार हैं शहर वाले, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस समय हम लोग आत्मनिर्भर हुए हैं। बहुत सारे चीजों में सरकार ने अपनी नीतियां जो लगभग 2-3 दशक से जो नीति ऐसे ही पेंडिंग था, उसमें परिवर्तन हुआ है ना। उसमें सरकार ने नीतियों में परिवर्तन किया। परिणाम क्या हुआ, है ना, परिणाम आपको दिख गया है ना। सरकार ने नीतियों में परिवर्तन किया, तो मास्क आपके यहाँ बहुत कम बन रहे थे। मास्क में हम स्टार्टिंग में हमने बाहर से मंगवाए, चाइना से मंगवाए। जो टेस्टिंग किट है ना, किट है ना, वो भी हम चाइना से मंगाए। आपको पता होगा कि जो टेस्टिंग किट है वो 80% फेल हो गया था चाइना के साथ जो आया था वो, है ना। फिर हमने बहुत सारे टेस्टिंग किट बनाए, है ना। एलिजा किट जिसको आईसीएमआर ने बनाया था, भारत सरकार ने अप्रूव किया, है ना। ये सब चीजें सरकार ने नीतियों में परिवर्तन किया, तो परिणाम हमारे इंडस्ट्री के लोगों ने दिखाया है। बहुत सारे चीजों में हमने रोबोटिक सेक्टर में काफी आगे बढ़ रहे हैं, एआई में काफी हम आगे बढ़ रहे हैं। वेंटिलेटर देखिए, वेंटिलेटर में हमारे देश में समस्या सबसे बड़ी बनी। उस समय बहुत बड़ा हाहाकार मचा कि भाई वेंटिलेटर नहीं है, इतने लोग होंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। परिणाम देखिए, हमारे देश में हमारे युवाओं ने वेंटिलेटर की भरमार लगाई, उतनी जरूरत ही नहीं पड़ी सरकार को वेंटिलेटर। तो ये चीजें कम से कम अच्छा हुआ कि मार्केट जो हम बाहर के ऊपर डिपेंड थे, वो डिपेंडेंसी हमने क्या किया, धीरे धीरे खत्म किया। सरकार ने परिवर्तन किया नीतियों में, सरकार ने पहल की, और उस पहल का परिणाम जनता ने भी दिखाया। अर्थात जो बिजनेसमैन लोग कहते हैं ना, इंडस्ट्री वाले को बढ़ावा दे रहे। अब भैया आप इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं दीजिएगा तो लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा,
है ना। तो फिर आप चाइना के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, यूनाइटेड किंगडम के ऊपर, रसिया के ऊपर डिपेंड रहिए जिंदगी भर। तो ऐसे तो होना नहीं चाहिए। आपको इंडस्ट्री को प्रमोट करना पड़ेगा। जब तक इंडस्ट्री प्रमोट नहीं करेंगे तब तक आपके पास रोजगार के अवसर नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात हम करते हैं। ये तो हो गया आपका। अब हम जानते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा अगर ग्रोथ किया है ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग सबसे ज्यादा ग्रोथ किया है। देखिए भारत में जीडीपी का 10%, भारत में जीडीपी का 10% ऑनलाइन ट्रेडिंग हो चुका है। जीडीपी का 10%, राइट, ये है। इसके बाद ग्लोबल माना जाता है कि वैश्विक लेवल पर, है ना, 950 मिलियन डॉलर का इसका कारोबार है। भारत के जीडीपी में 10% का योगदान है ऑनलाइन ट्रेडिंग का, है ना। आपको रोजगार के क्षेत्र में, रोजगार में 20% कंट्रीब्यूशन है इसका। फिर इसके बाद घरेलू और व्यक्तिगत जो देखभाल उत्पाद हैं, है ना, घरेलू डोमेस्टिक और जो पर्सनल, जो आदमी अपने आप को क्या बोलते हैं उसको देखभाल करता है, उसमें 50% का योगदान है इसका ऑनलाइन ट्रेडिंग का। फिर उसके पास स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ में 50% का योगदान है। सॉरी 50 नहीं, 31% है, सॉरी 31% का कंट्रीब्यूशन है ना। उसी प्रकार से खाद्य एवं पेय पदार्थ में खाद्य एवं पेय पदार्थ में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 19% का, 19% का है। ये सब अचानक बूम किया, क्योंकि मार्केट क्या है, बंद है, दुकानें को लिमिटेशन की गई, लोग ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, आगे निकल नहीं रहे हैं, तो क्या किया, ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ मूव किया। ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ मूव किया तो परिणाम क्या हुआ, ये सब अचानक ट्रेड जो है बढ़ा है, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा एजुकेशन टोटली ऑनलाइन हो गया, एजुकेशन टोटल ऑनलाइन हो गया, राइट। अच्छा, ये तो हो गया आपका ऑनलाइन का, और भी सारे। इसके बाद हम देखते हैं गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट होता है। फिजिकल डेफिसिट आपको पता है, राजकोषीय घाटा जिसको बोलते हैं, है ना। तो उसका एक पार्ट होता है ना, ट्रेड डिफिसिट। अगर ट्रेड डिफिसिट क्या होता है, जैसे अगर हम चाइना के साथ व्यापार कर रहे हैं तो हम अपना 100 करोड़ रुपए का सामान, सपोज दैट 100 करोड़ का सामान हम चाइना भेज रहे हैं, लेकिन चाइना हमारे देश में भेज रहा है 150 करोड़ का सामान, है ना। तो 100 करोड़ हम भेज रहे हैं और वो हमको भेज रहा है 150 करोड़ का सामान, तो कितना हुआ, -50 करोड़। ये हमारा ट्रेड डिफिसिट हुआ, है ना, व्यापार घाटा जिसको बोलते हुआ। भारत सरकार ने इसमें काफी अचीवमेंट किया है। भारत सरकार ने जो ट्रेड डेफिसिट है ना, वो उसको हमने कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया है ना। व्यापार घाटा में कमी, है ना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया। जब व्यापार घाटा में कमी का मतलब क्या है, हम बाहर से कम सामान मंगा रहे हैं, और मैंने अभी भी बताया है कि सरकार ने अपने नीतियों में परिवर्तन किया। नीतियों में परिवर्तन करने के कारण क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ, बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा। मैन्युफैक्चरिंग जब बढ़ता है तो क्या होता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। क्या बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा जब बढ़ता है तो क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा। निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, क्या होगा, रोजगार में वृद्धि होगी।
रोजगार में वृद्धि होगी, और रोजगार में जब वृद्धि होगी तो आपको पता है परचेजिंग पावर बढ़ेगा। ये सारा जुड़ा हुआ है इस सब चीजों से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आप थोड़ा सा जो कि बैंकिंग सेक्टर है ना। बैंकिंग सेक्टर में आप देखिएगा, बैंकिंग सेक्टर में फायदा क्या हुआ है ना। ई पेमेंट जब बढ़ा है तो बैंकिंग, देखिए जैसे अगर आप भारत में क्या हुआ कि सरकार ने इतने लोगों को जनधन खाता खोला तो बैंकों के ऊपर सर्विस का दबाव बढ़ गया है ना, सेवा का जो दबाव है वो बढ़ गया। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है भाई, ई पेमेंट की व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ ताकि बैंकों पे दबाव घटेगा। बैंक पे दबाव बढ़ेगा तो ब्रांच ज्यादा खोलने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा क्रिएट होगा लोगों को जब ज्यादा बैंक के पर्सपेक्टिव से देखिए, अपने नहीं, तो लोग ज्यादा रखेंगे तो खर्च ज्यादा बढ़ेगी, तो खर्च बढ़ेगी तो क्या होगा, उस खर्च को कम करने के लिए सरकार ने कहा कि ई पेमेंट का व्यवस्था कीजिए, जैसे गूगल पे है, भारत पे है वगैरह, देखते हैं अब उसकी बात। तो इससे क्या हुआ, ई पेमेंट बढ़ा तो क्या बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ, फायदा हुआ, बैंक को खर्चा कम हुआ, लोगों को फायदा हुआ कि भैया बैंक में जो आप चेक चार्ज लेते थे सालाना, है ना, वो सब चीजें कम हुई, राइट। तो ये सब फायदा हुआ। आईटी सेक्टर में, है ना, अवसर प्रदान हुए, है ना, आईटी सेक्टर में अवसर प्रदान हुए। आईटी सेक्टर में अवसर के कारण क्या हुआ, युवा जो आप देखिएगा कई सारे हैकाथॉन चल रहा है ना, ऐप हैकाथॉन चल रहा है ना। नीति आयोग काफी इनिशिएटिव ले रहा है कि इससे जो बच्चे हैं, हमारा यूथ है ना, वो एप्लीकेशन को कैसे बनाया जाए, इसके बाद फिर सॉफ्टवेयर क्रिएट कैसे किया जाए, इस पर हैकाथॉन चला रहा है ना। तो अपॉर्चुनिटी बनी आईटी सेक्टर में, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसके बाद इसमें जो अवसर मिला बढ़ा, तो अवसर जब बढ़ा है तो इसके कारण क्या होगा, अवसर जब बढ़ा तो इंडस्ट्री 4.0 क्या होगा, इंक्रीज करेगा, उसका अवसर बढ़ाएगा। अब देखिए थोड़ी सी मैं हेल्थ पे बात करता हूं, है ना, लंबा हो रहा है वीडियो, बट कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार हो या यूपी हो, उनको इन सारी चीजों को नोट डाउन करिएगा, बहुत बेनिफिट होगा आपको, है ना। इस चीज को समझिए। WHO जैसे वैश्विक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, WHO हो या फिर यूनिसेफ हो, है ना, इन लोगों से आम जनता की या फिर देशों की अपेक्षा बढ़ गई कि भाई आप जो है अब इस पे काम कीजिए। इसमें जो एक कंट्री का या किसी व्यक्ति का हेजेमनी है उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। कंट्रोल मतलब कि भाई उसमें सुधार करने का प्रयास, सुधार के अवसर बढ़े, है ना, सुधार के अवसर बढ़े। इसका परिणाम क्या हुआ कि उनकी कार्य में जब हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन पे, जो खासकर हेल्थ के सेक्टर में काम कर रही है, तो क्या होगा, उसकी कार्य में प्रगति होगी, कार्य में प्रगति होगी, है ना। तो कार्य में प्रगति होगी तो समय के साथ बदलाव को प्रेरित भी करेगा ये। अच्छा, इसके बाद वैज्ञानिक समुदाय को एकजुटता प्रदान किया है। देखिए ये जो समस्या है ना, एकजुटता प्रदान किया है। वैज्ञानिक को दो चीजें हैं, है ना, एक एथिकल जो है वो भी है, एक जो उनका अपना रिसर्च। जैसे मैं बताता हूं कि वैज्ञानिक लोग जो हैं, अब कोई चीज, जैसे अभी एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि जो वुहान शहर से, है ना, वायरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसका, चाइना का, वहां पे वैज्ञानिक कोई रिसर्च किया होगा, उसके कारण ही तो ऐसा माना जा रहा है। क्लियर नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसे बहुत सारे न्यूज, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है वगैरह, जितने न्यूज हैं, या फिर जितने भी वाशिंगटन पोस्ट की बात कर रहे हैं अमेरिका का, सभी ने यही अनुमान लगाया है, मैं उसको ही आधार बनाता हूँ। तो वैज्ञानिकों ने अब केमिकल वेपन बनाने की बात की थी, ऐसा माना जाता है। तो अब केमिकल वेपन बनाने के चक्कर में आप पूरी दुनिया को मार दिए, ऐसी स्थिति पैदा कर दी, भूखमरी से मरे ही तो लोग,
इतने लोग बेरोजगार हुए, इतने लोग भूखमरी के शिकार होंगे तो क्या होगा? वो तो मरेगा ही। उससे बढ़िया वो मर जाए बेहतर है। तरफ की जिंदगी का क्या मतलब है ना? तो उसको मजबूर होगा थोड़ा सोचने के लिए। हालांकि वो सोचेंगे कितना, वो तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन टेम्पररी उनके दिमाग को ये हंट जरूर किया है। ठीक है ना? और ये भी किया कि कोविड जैसी समस्या जो है अगर फ्यूचर में आती है तो उसको हम फ्यूचर अप्रोच के साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला। टीकाकरण या अन्य बीमारी से, है ना, वैक्सीनेशन वगैरह का जो प्रोग्राम है, जो कभी कभी फंड के अभाव में या फिर स्थानीय गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर पाती है तो उसके अभाव में, है ना, वो स्लो हो जाता है। परिणाम तो अंततः किसको भुगतना पड़ता है? आम जनता को। तो उसमें क्या होगा? तेजी आ जाएगा। भारत जैसा देश जो पूरी तरह से क्या है, डेवलपिंग कंट्री, हालांकि वर्ल्ड बैंक अब इसको डेवलपिंग कंट्री नहीं मान रहा है, बट जो भी है हम तो अभी डेवलपिंग ही, हमारे यहाँ तो है ही नहीं इंडस्ट्री वगैरह, बहुत सारी कमियां हैं अभी। तो इंडस्ट्री जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्री है ना, उस सब के साथ जो समस्या होता है उसमें फायदा होगा जब वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बढ़ेगा या फिर और बीमारियों पर जो है काम, उसके दवा पे काम स्टार्ट होगा उस कंडीशन में। तो हमारा जो पेंडेमिक का सीरीज था आज यही समाप्त करता हूं। अब आगे नेक्स्ट अगले वीडियो जो होगा वो अलग अलग सेगमेंट में होगा। जैसे हमारा प्लान है कि एनआरसी सीएए पे वीडियो पूरा हम बनाएं, पूरा उसका स्ट्रक्चर, उसमें 2-3 वीडियो बनेंगे। इसके बाद रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो गया। मैंने अभी एमएसएमई की बात की थी, एमएसएमई पे वीडियो बनाने का। ये सारा वीडियो आपको धीरे धीरे आगे मिलता रहेगा। आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप नोट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कई सारे संस्थाएं हैं, उस सबका नाम या इसमें हमने नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, भारत में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत की सरकार की जो शक्तियां हैं वो, है ना, कोरोना वायरस क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस की बात मैंने की है ना, कोरोना क्या है उसकी बात मैंने की है ना, सोशल हिस्ट्री ऑफ वायरस की बात की है। सभी चीजों को हमने ये सीरीज में डाला है। आप हमारे चैनल पे आवर स्टेकअप चैनल पे जाके जैसे आप डालेंगे आवर स्टेकअप आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी चीजें हम क्लैरिटी के साथ आपको हम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।